तो चलिए हम चर्चा करेंगे आज यूपी मांगे उत्तर में कि 2024 के चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे। हालांकि देश के मुद्दे भी रहेंगे, लेकिन यूपी के अंदर भी कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस पर बात करेंगे। जो यूपी का वोटर घर से निकलेगा वो किस फैक्टर पर वोट डालेगा। पहले आपको सुनाते हैं जो पार्टियां अपने अपने मुद्दे गिना रही हैं। एक रिपोर्ट आप देखिएगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब भारतवासियों को करना है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे, आज गुंडे माफिया गायब हो गए। क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते, समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते? जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। बेरोजगार इस बार और शिक्षक दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमारी पार्टी देश में यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए आपने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। तो आपने देखा जो पार्टियां अपने अपने मुद्दे गिना रही हैं, किस किस मुद्दे के लिए वो अपने चुनावी जोर लगा रहे हैं। लेकिन आज हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या है 24 का सबसे बड़ा मुद्दा। आम चुनाव, किन मुद्दों पर दाव। सबसे बड़ी बात है लोकसभा का चुनाव है, लेकिन किन मुद्दों पर दाव। विकास, सुरक्षा, रोजगार मुद्दों की है बहुत सारी भरमार। अब की बार किस मुद्दे पर बनेगी सरकार। जी हाँ, अब की बार किस मुद्दे पर बनेगी सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 24 का खेल, किसका मुद्दा पास होगा और किसका फेल। बहुत सारे मुद्दे लेकर आ रहे हैं, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। हमने ये किया, लेकिन अब किसका मुद्दा पास होगा और किसका फेल होगा, ये सबसे बड़ी बात है। 2024 के चुनावी जंग हुई तेज, चुनावी मुद्दों पर जोर लगा रही हैं पार्टियां। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे, जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। मोहसिन रजा है बीजेपी की तरफ से। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर है, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से। संजीव सिंह है कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ बॉबी लॉरेंस है, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए। ये तमाम मेहमान जुड़े, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। चाहे भरोसा, सबसे बड़ी बात है जो वोटर निकलेगा वो चेहरे पर देखेगा, किस फेस पर भरोसा करेगा। भरोसे के साथ रोजगार है, कानून व्यवस्था है, महंगाई है, राम मंदिर है, ये हाईवे है, रेलवे है, इसके अलावा देश की छवि की बात आएगी, इसके अलावा राष्ट्र छवि की बात आएगी, आतंकवाद, गांव किसानों का मुद्दा, ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण और इसके अलावा भ्रष्टाचार, इसके अलावा जो एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग का मुद्दा जो विपक्ष उठा रही है। इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मोहसिन रजा जी, किस मुद्दे के तहत आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जनता आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पर आपको वोट देगी? 2014 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो 2014 के चुनाव से लेकर और आज 2024 का चुनाव, हमारा एक ही मुद्दा है, विकास है, सुरक्षा है। हमने इस मुद्दे को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी सरकार में किया है और जिस तरह से 10 वर्षों में देश का विकास हुआ है, गांव गरीब संपन्न हुआ है, गरीबों को आवास मिले,
रोजगार नौजवानों को मिले, देश में लोगों को सुरक्षा मिली और साथ साथ महिला सशक्तिकरण किया हमने। तो ये सारी चीजें हमारी जितनी भी हैं ये अपने आप में दर्शाती हैं कि 10 वर्षों से लगातार अगर आप देखें, चाहे हमारा देश का चुनाव रहा हो, उत्तर प्रदेश का रहा हो, हर बार चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद दिया है। और इस बार भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 400 पार हमने कहा है, ये 400 पार हमें जनता पर विश्वास है और जनता को हम पर विश्वास है, इसलिए हम 400 के पार जा रहे हैं। लेकिन मोहसिन रजा जी, एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी एक बात कहती है कि राष्ट्रवाद, फिर आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने लगते हैं, सनातन धर्म की बात करने लगते हैं और उसमें भी राम मंदिर छोड़ देंगे। आपको लग रहा है ठीक है, राष्ट्रवाद को मैं करूं तो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मिलेगा क्या, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिलेगा क्या बीजेपी को? आप ये बताइए, हमने कहा कि राम मंदिर या प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है, लोगों के लिए नहीं होते होंगे, विपक्ष के लोग अपनी और दूसरी दुकानें चलाते होंगे, लेकिन हमारे लिए आस्था का विषय है। हमने विकास को हमेशा मुद्दा बनाया है, देश की सुरक्षा को मुद्दा बनाया है, देश को एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र को मुद्दा बनाया है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। 142 करोड़ लोग जो हमारे देश राम मंदिर मुद्दा है सर या नहीं? आगे बढ़ाया जाए। मैंने राम मंदिर का हमारा जो संकल्प था वो हमने पूरा किया प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से। तो सर मुस्लिम तो नहीं देगा फिर बीजेपी को वोट? सॉरी, मुस्लिम तो वोट नहीं देगा फिर बीजेपी को? आपका हिंदुत्व मुद्दा मुस्लिम क्यों जाएगा फिर सर? आपको ऐसा लगता होगा, अगर आप देखें 60 वर्षों में और 10 वर्षों में तुलना करें तो 10 वर्षों में हमारे अल्पसंख्यक समाज में दबे कुचले पिछड़े जो हमारे मुसलमान समाज के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज के, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय मोदी सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किया। हमने बिना भेदभाव के हर योजना को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। चलिए, आप सबका साथ सबके विकास की बात करें। मोहसिन रजा जी, मैं लौटूंगा आपके पास, भास्कर साहब को भी जोड़ लेता हूं। जोशी साहब, क्या लग रहा है किस मुद्दे के लिए आप चुनाव में लड़ रहे हैं और कौन से मुद्दे आपको लग रहा है कि ये हावी रहेंगे जो सत्ता पक्ष को आप पटखनी दे पाएंगे? देखिए जयप्रकाश जी, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में इस देश के युवाओं ने आदरणीय मोदी जी की गारंटी थी, उसको गारंटी उन्होंने दी थी 2 करोड़ नौकरी की गारंटी, और 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 2024 तक 20 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार की गारंटी पर वोट देने का काम करा। 20 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, आज का नौजवान, खासतौर पे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। कन्नौज का एक युवा अपने डिग्रियों पर आग लगाकर आत्महत्या कर देता है, कहता है ये डिग्रियां किस काम की जो नौकरी नहीं दे पाती। पुलिस परीक्षा लीक होती है, एक बेटी अपनी जान दे देती है, सुसाइड कर देती है, कहती मैं अपने माता पिता के सपनों को इस सरकार में पूरा नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी के लिए बिहार जा रहा है, और अब तो हद हो गई है जयप्रकाश जी, हम युद्ध के देश में हम अपने नौनिहालों को भेजने के लिए विवश हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में नौकरी नहीं है। धरना दे रहे परीक्षार्थियों को जो परीक्षा लीक हो जाती है उनको लठ योगी सरकार के द्वारा मारने का काम करता है। और यही नहीं रुके ये लोग, फर्स्ट टाइम जो वोटर रहा, जो 12वीं का जो व्यक्ति रहा, जो पहली बार वोट देने जा रहा है, उसकी भी परीक्षा लीक कराने का रिकॉर्ड ये योगी सरकार ने बनाने का काम करा। यही जो आप आदरणीय मोदी जी को जवाब देने जा रहा है इस देश का युवा, इस देश का नौनिहाल जवाब देने जा रहा है, क्योंकि 20 करोड़ नौकरी तो छोड़िए। जोशी जी, इस पर मैं सवाल ले लेता हूं पहले। मोहसिन रजा जी, मैं बाकी मेहमानों पर लौटूंगा, लेकिन एक रिएक्शन आपको देना पड़ेगा सर इस पर। एक बड़ा सवाल है सर, आप पर भरोसा करें, मोदी की गारंटी है, ठीक है, मोदी के चेहरे पर आपने कहा सबका साथ सबका विकास, सब योजनाएं पहुंचाई, मान लेते हैं, लेकिन सर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा इशू है, पेपर लीक बड़ा इशू है। मैं ग्राउंड पर जाता हूं मोहसिन रजा जी, लोग ठीक है वो कहते हैं हम बीजेपी को दे देंगे, लेकिन नाराजगी है युवाओं में। भाई जोशी जी को बुलाइएगा स्क्रीन पर। ये विपक्ष का कोरा बिल्कुल कहना चाहिए प्रोपेगेंडा है, बकवास है विपक्ष की। इन्होंने कुछ नहीं दिया था। आज आप देखें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जब सुधरी आदरणीय योगी सरकार में, तो हम 30-35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, उससे लाखों करोड़ों रोजगार हमारे यहाँ सर्जित हुए। देश में आदरणीय मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है, 25 करोड़ लोगों को, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग थे, संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले लोग थे। इन्हें विकास से क्या लेना देना, इन्हें गरीब से क्या लेना देना, इन्हें तो गरीब की छीन कर अपनी जेब में डालना होती थी। तो इसलिए आज मोदी जी देखिए, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, पेपर लीक बड़ा मामला है, आप मानिए ना, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं सर आपसे। जो यूपी के युवाओं से मेरा मिलना होता है,
और वो कहते हैं कि देखिए पेपर लीक एक बड़ा इशू है हमारे लिए, वो ठीक है आपको देंगे वोट, वो कह रहे हैं मैं बहुत सारे ऐसे युवाओं से मिला, देखो भैया हम दे देंगे बीजेपी को, लेकिन हम नाराज हैं इस बात पर। हमारी मंशा, हमारी नीति और नियत साफ है। हम नौजवानों को रोजगार और नौकरियां देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और दे रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा पेपर लीक का मुद्दा, उसको लेकर आदरणीय योगी जी ने सख्ती के साथ में कहा, कार्रवाई हुई, सब लोग पकड़े गए, जेल भेजे गए और ये भी कहा कि 6 महीने में हम ये वापस कराएंगे परीक्षा। तो ये अपने आप में हमारी नीति और नियति दर्शाती है और यही मोदी जी की गारंटी है। ठीक है जोशी जी, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर बाकी मेहमान जोड़ूंगा। एक जल्दी से रिएक्शन छोटा सा दीजिए। मैं जयप्रकाश जी कहना चाहता हूँ, ये सरकार की नीति भी ठीक नहीं है, नियत भी ठीक नहीं है। ये लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते, परीक्षा लीक कराने वाले भी इनके ही लोग हैं। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं, ये परीक्षा लीक कराकर नौकरी से बचना चाहते हैं, क्योंकि 20 करोड़ नौकरी का हिसाब जनता मांगना चाह रही है। और उत्तर प्रदेश में स्थिति ये आ गई है, सुसाइड होने लगे। ठीक है जोशी जी, लौटूंगा। संजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। संजीव जी, कांग्रेस किस मुद्दे के लिए आप चुनाव में ताल ठोक रही है सर? जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा जीता जागता सबूत है कि संसद में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि 9,68,000 पद केवल 3 विभागों में, रक्षा, गृह और रेलवे में इस सरकार ने नहीं भरे। और ये स्थिति है कि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का काम करती थी, 13 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। महंगाई में जो सरकार 100 दिन में लगाम लगाने की बात करती थी, आज महंगाई आसमान छू रही है, जैसा जीता जागता उदाहरण सब सामने है। और जो सरकार कहती थी न कोई आया है न कोई गया है, आज पता चलता है कि लद्दाख में सोनम वांगचुक -15 डिग्री में वहां पे लोकतंत्र बहाली के लिए कह रहे हैं कि साहब आपने कहा था कि लद्दाख में लोकतंत्र बहाल होगा, ये देश है। और चौथी तरफ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े में महिला प्रताड़ना में नंबर 1 पर चल रहा है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार कितनी परीक्षाओं को गिना, हमारे पूर्व के साथी ने बताया। संजीव जी, अगर एक चेहरे पर भरोसा करें, अगर हम लोकसभा का ही बात करें, मोदी और योगी पर आप डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते कि वो भ्रष्टाचारी हैं, कि भ्रष्टाचारी पीएम है या भ्रष्टाचारी सीएम है, तो ये जनता देखेगी। ठीक है, आप मामले मैं आपके बात कर रहा हूं, बताइए आप। 10 सेकेंड। हाँ, आप चेहरे की बात कर रहे हैं। 4 महीने पहले आप चेहरा चला रहे थे, मध्य प्रदेश में किसको चला रहे थे? मामा जी को चला रहे थे। आज मामा जी कहां चले गए? आप राजस्थान में वसुंधरा राजे को चला रहे थे, वो कहां चले गए? और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को चला रहे थे, तो कहां चले गए? तो भारतीय जनता पार्टी जब खुद चेहरे पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि लोकतंत्र मुद्दों पे चुनाव लड़ता है और हम मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, आप कह सकते हैं ना सर, आप कह सकते हैं क्या सीधे तौर पर कि योगी जी भ्रष्टाचारी हैं, मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल आप कह पाएंगे? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे आज बताइए ना, एसबीआई का झूठ सामने आया कि नहीं? जो लोग कहते थे कि हम बाहर से काला धन लाएंगे, आज क्या हुआ? आज 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के चलते एसबीआई को आंकड़ा देना पड़ा। इलेक्टोरल ब्रांड के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया गया, वो सब कुछ सामने है। उसको छिपाने के लिए आप सीए ला रहे हो। और एक चीज और बता दूं, संसद में इस देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सर्व की बात है कि 625 लोग प्रतिदिन हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। 2,25,620 लोग केवल 2022 में हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। यहाँ की नागरिकता, इसके बारे में क्या कहेंगे? चलिए, मैं लौटूंगा। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी, आप अब बीजेपी के साथ आ गए सर। किन मुद्दों के लिए आपको लग रहा है, किन मुद्दों के तहत आप जाएंगे इस चुनाव में? क्योंकि आपके पास तो देखिए कुछ है नहीं, तो आप अपने सहयोगियों के ही मुद्दा गिनाएंगे, आप बीजेपी का ही मुद्दा गिनाएंगे? देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का एक बहुत मजबूत घटक दल है। और जहां तक सवाल अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं या इलेक्शन के सिनेरियो में किस हिसाब से बढ़ा जाता है, तो आप अगर 2022 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए के घटक दल के रूप में जिसका वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ा है वो राष्ट्रीय लोकदल है। 2017 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 39.67 वोट प्रतिशत था और जनता ने उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए 42% के ऊपर उनको वोट शेयर दिया था। वहीं पर अगर आप राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ देखते हैं तो पहले हमको कम वोट परसेंटेज प्राप्त हुई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में मुद्दा बताइए। वोटिंग ठीक है, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आरएलडी कहती है हम किसानों के बहुत पैरोकार हैं, किसानों की आप बात करने वाली पार्टी है, लेकिन किसानों की नाराजगी, किसान आंदोलन, ये सब चीजें कैसे आप मानते? इस चुनाव का मुद्दा भी है ना किसान। जेपी जी मैं उसी बात को आपको कह रहा हूं ना
कि अब भारतीय जनता पार्टी निहित एनडीए गठबंधन में और राष्ट्रीय लोकदल के जुड़ जाने से लगभग हमारा खुद का पर्सनल वोट शेयर जो है वो 45% हो रहा है और एनडीए के अन्य घटक दलों को तो फिर किसानों का मुद्दा नहीं है ना, राष्ट्रीय किसान खुश है फिर नहीं, किसान बिल्कुल, किसान हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और हम लोग राष्ट्रीय लोकदल जो है एनडीए गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल है और ऐसी स्थिति में हम लोग किसानों की आवाज है और कहीं ना कहीं जब हम लोग एनडीए के घटक दल के रूप में सब लोग साथ में सम्मिलित हो तो कोई भी जब घोषणा पत्र आता है तो जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हो तो उसमें हम लोग किसानों की आवाज को और किसानों की बात को रखेंगे और आप देखिएगा किसानों की आवाज को प्रायोरिटी के साथ में आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी समस्याओं के निराकरण चलिए मैं एक रिएक्शन बॉबी लॉरेंस राजनीतिक विश्लेषक बॉबी जी, इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं? मैं 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा, आऊंगा जोशी साहब आपके पास भी। एक बड़ा फैक्टर है, देखिए यूपी की हम बात करें, हम ठीक है अब देश की चर्चा ना करके यूपी की बात करें, राम मंदिर, क्योंकि देखिए अगर यूपी कहते हैं कि अगर आपको दिल्ली का रास्ता तय करना है तो यूपी है एक सबसे बड़े, राम मंदिर एक बड़ा इशू है, बाबा का बुलडोजर क्या इनको वोट दिला पाएगा, योगी एक बड़ा फैक्टर आप मानेंगे कि ठीक है ये केंद्र का मुद्दा है, मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, लेकिन यूपी के लिहाज से मोदी एक बड़ा फैक्टर है। इन तमाम पहलुओं पर आप क्या कहना चाहेंगे बॉबी लॉरेंस जी? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अभिवादन करता हूं और आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं। ये बात सत्य है कि जो सत्ता का रास्ता है वो यूपी से होकर के निकलता है। मैंने सभी राजनीतिक प्रवक्ताओं को अभी सुना है, मुझे 2-3 मिनट का आप इंटरप्टेड समय दीजिएगा विश्लेषण करने के लिए। देखिए यूपी में कुल 80 सीटें हैं और ये 4 पार्ट में बटी हुई हैं। पश्चिमी यूपी में 31 सीटें हैं, ठीक है। वहाँ पर जो आबादी है मुस्लिम की वो 32% है, जाट वहाँ पर 17% है और SC/ST का वोट जो है वो 26% है। इसी तरीके से पूर्वांचल में जो है वो 26 सीटें हैं जहाँ पर राजभर, निषाद और चौहान का जो है जातियों का बोलबाला है और अभी आपने देखा है कि राजभर और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने एक अच्छा बैलेंस स्थापित किया है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर अवध क्षेत्र की तरफ देखेंगे आप तो जिसको मिनी यूपी भी कहा जाता है, वहाँ पर ब्राह्मण 12%, ठाकुर 7% और बनिया 5% और ओबीसी 43% है। यहाँ टोटल लोकसभा की 48 सीटें आती हैं और बुंदेलखंड में लोकसभा की 5 सीटें टोटल आती हैं जहां पर ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, कुर्मी, निषाद, कुशवाहा जातियां यहां पर आती हैं और यहां पर टोटल 43% वोट इनका है। अब मैं यूपी के आपने मुद्दे पूछे तो मैं यूपी और पूरे देश के मुद्दे को बता रहा हूं आपको। देखिए विपक्ष के पास में निश्चित तौर पर मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था और बुंदेलखंड में देखिए पानी की समस्या का ये भी एक मुद्दा है जो है विपक्ष के पास में निश्चित तौर पर था। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं मैं बहुत सच्चाई के साथ कहना चाहूंगा इन मुद्दों को भुनाने में असमर्थ रहा। कारण क्या रहा कि चुनाव की तैयारी और इन मुद्दों को जनता तक ले जाने की जो बात थी वो विपक्ष ठीक तरीके से नहीं कर पाया। उधर इंडी गठबंधन और खंडन में ही लगे रहे विपक्ष वाले, जिनको इस मुद्दों को जनता के बीच में जबकि उस समय ले जाना चाहिए था तो ये नहीं ले जा पाए। अब काउंटर में आइए आप, बीजेपी के पास में काउंटर क्या है? बीजेपी के पास में कानून व्यवस्था जो आप यूपी की देख रहे हैं निश्चित तौर पर सुधरी है, कहा जा सकता है। राम मंदिर का मुद्दा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बीजेपी इसको काउंटर में अपने इस्तेमाल करती है। किसान सम्मान निधि देना, फिर एक्सप्रेस हाईवे का आप जो देख रहे हैं ना यूपी में भी बहुत जाल बिछा, पूरे देश में बिछा है। ये भी जो है बीजेपी की एक और एनडीए सरकार की एक उपलब्धि रही है। इसके अलावा जगह जगह पर कितने एयरपोर्ट बने, मेट्रो सिटी हो गई, कई सिटियां जो है जहां पर मेट्रो चला दिया। इसके अलावा अभी देखिए सीए और यूसीसी लागू किया। वो ये सब चीजें देखिए, ये सारी चीजें बीजेपी भुनाएगी। बीजेपी या एनडीए है बीजेपी का ही वो एक तरफ लगी रही इन सब चीजों में और वहीं पर विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के बिल्कुल देखिए आपने दोनों पहलुओं पर बात की, सत्ता पक्ष पर क्या मुद्दे और विपक्ष पर क्या मुद्दे। जोशी साहब मैं लौटूंगा और जोशी साहब आपसे पूछूंगा क्योंकि आपने देखिए रोजगार का मुद्दा उठा रहे, बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे, लेकिन ये तो कहते थे कि चाचा भतीजे थैला लेकर निकल जाते थे रोजगार के नाम पर। एक बड़ा सवाल। दूसरा पीडीए, आप कह रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूला, अब पीडीए याद आ रहा है, लेकिन पीडीए में आप सबसे बड़ी बात है जब पिछड़ा दलित अब याद आ रहा है तो आपकी सरकार में उन पर कितना अत्याचार हुआ ये भी तो जनता पूछेगी। छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं 2